without wasting more time, now we are going to start our today's class. लास्ट सेशन में हमने कवर किया था नागरिकता, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था पूरा डिटेल में। उसके बाद आपका पार्ट 3 आता है, भाग 3, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स है। वो आज हम डिटेल में कवर करेंगे और ये फंडामेंटल राइट बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का और बहुत सारे एग्जाम्स का। शायद ही कोई साल ऐसा हो जिसमें यूपीएससी पॉलिटी में इससे क्वेश्चन ना, खास करके प्रीलिम्स में, और कभी कभी तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो सीधे आर्टिकल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी काफी डिटेल में जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं उनको डिकोड करके, या जो करंट सिनेरियो में कुछ घटनाएं घट रही हैं उसको फंडामेंटल राइट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डिटेल नॉलेज रखना इस टॉपिक का बहुत ही जरूरी है। ये एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई थिंक इसको कवर करने में 3 सेशन लेना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जो बोलूंगा उसको नोट डाउन करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से पूरा सिलेबस, पूरा ये टॉपिक कवर हो जाए और साथ साथ में लर्न हो जाए, कुछ भी समझने में दिक्कत ना आए। जितना आसान, जितना इजीली हम ट्राई करेंगे समझाने का आप लोगों को, जितना आसानी से आपको समझ में आ जाए। लेकिन नागरिकता वाले टॉपिक पे, नागरिकता वाले चैप्टर में हमारा कुछ टॉपिक छूट गया था। जैसे आपका एनआरआई है, पीआईओ है, ओसीआई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आए हैं पास्ट में। तो हम फंडामेंटल राइट कवर स्टार्ट करने से पहले इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम आज के सेशन में फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक सभी अब अटेंटिव मोड में है, अलर्ट मोड में है। एक बार थोड़ा वॉइस कंफर्म कर दीजिए, क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड। आपके स्क्रीन पे 3 वर्ड दिख रहा होगा, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई। एनआरआई का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है आपका नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत में ना रहते हैं। पीआईओ का फुल फॉर्म है, बताएंगे आप लोग? कोई बताइए फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ पब्लिक एंड ऑफ ओसीआई। इंडियन ओरिजिन। और ओसीआई? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वेरी गुड। इन नामों से ही, इनका अगर आप फुल फॉर्म भी समझ लेंगे तो भी आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, बेस तो क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। कि ऐसे इंडियंस जो भारत के बाहर रहते हों, ऐसे इंडियंस जो भारत में नहीं रहते हैं, जो रेजिडेंस नहीं है भारत में, कहीं बाहर उनका रेजिडेंस बन गया हो, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। जो एनआरआई है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा प्लीज। सब लोग अपना माइक बंद कर दें, सिर्फ मेरी बात सुनिए। जो एनआरआई होते हैं वो बेसिकली इंडियन सिटीजन ही होते हैं, बाहर चले जाते हैं किसी काम के लिए। जो एनआरआई होते हैं वो इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक ही होते हैं। वो बाहर विदेश में, किसी और देश में चले जाते हैं किसी काम से, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे वो किसी
टॉपिक पर रिसर्च के लिए या घूमने के लिए या किसी स्पेशल काम के लिए। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, महीना भर अगर हम चले गए बाहर घूमने के लिए तो हम एनआरआई नहीं कहलाएंगे। मिनिमम हमको 6 मंथ लगातार स्पेंड करना होगा आउट ऑफ इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कम से कम भारत से बाहर किसी दूसरे देश में 6 महीने अगर स्पेंड किया, वहां रह रहा है, चाहे वो किसी जॉब के पर्पज से गया हो, चाहे वो स्टडी पर्पज पे गया हो, किसी भी पर्पज पे गया हो, और अगर वो 6 महीने वहां व्यतीत करता है और उस कंट्री की जहां पे वो रह रहा है, जहां का रेजिडेंस है इस टाइम, उस कंट्री की ना तो कोई नागरिकता लिया हो, ना ही नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम एनआरआई बोलते हैं कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है लेकिन बाहर रह रहा है। उसके पास सारे राइट्स हैं जो हमारे पास होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके पास हर एक राइट है जो आम इंडियन सिटीजन के होते हैं, उसके पास हर एक राइट है। सबसे बेसिक राइट जो है, जो राइट टू वोट है और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, वोट देने का अधिकार और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू या खुद किसी चुनाव में कंटेस्ट लड़ने का जो अधिकार होता है वो भी उसके पास होता है। अगर वो इंडिया के बाहर है तो प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू वो वोट कर सकता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू वो वोट भी कर सकता है, लेकिन ये प्रॉक्सी वोटिंग का सिस्टम पूरी तरीके से अभी इंडिया में, अपने देश में पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हो पाया, पूरी तरीके से इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, ना ही पूरी तरीके से इसका मेथड बना है, इसीलिए थोड़ी समस्याएं हैं। अदरवाइज इनको प्रॉक्सी वोटिंग का भी राइट है, जिस भी किसी देश में हो वहां से वो प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो भारत के बजाय दूसरे देश में रहते हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए गए हैं, वापस भी आ सकते हैं, और अगर लंबा भी रहते हैं तो वहां की नागरिकता नहीं लेते हैं। दूसरा टर्म है PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो खुद या उसके माता पिता भारतीय मूल का रहा हो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, चाहे वो खुद या उसके पेरेंट्स भारतीय मूल के रहे हों और वो इस टाइम किसी और देश में जाके सेटल हो गए हों। 1950, देखिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देंगे, हमारा जो संविधान था उसमें आर्टिकल 5 से 11 जो भी था वो सिर्फ 1950 तक के लिए था। मैंने बताया था कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने तक की ही बात कर रहा है कि इसमें कौन सा नागरिक है, कौन सा नागरिक नहीं है। उसके बाद नागरिकता देने का जो प्राविधान था वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1995 से शुरू हुआ, 1955 से शुरू हुआ। ठीक है, तो उसके तहत हम बता रहे हैं आपको कि जो PIO, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स भारतीय मूल के निवासी रहे हों लेकिन अभी जाके वो बाहर सेटल हो गए हों। तो ऐसे लोग बाहर सेटल हो गए और बाहर दूसरे देश की नागरिकता भी एक्वायर कर लिए हैं। मैंने उस टाइम बोला था कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 9 ये कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9, कि अगर कोई स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई भारतीय मूल का निवासी बाहर जाकर सेटल हो गया, वहां की नागरिकता ले लिया, तो वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तो आर्टिकल 9 ही कहता है। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में लाने की जरूरत भी थी, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम विचार की कि जैसे कोई लंदन में सेट हो गया, कोई USA में, कोई ब्राजील में, कोई कनाडा में, तो जो लोग वहां जाके सेटल होते हैं वो मतलब मोस्ट ऑफ पढ़े लिखे लोग होते हैं और काफी अच्छा उनका अर्निंग होता है, काफी अच्छा उनका सेटअप होता है। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में लाने का प्रयास किया गया एक अलग से कार्ड देके कि बेशक आप वहां के नागरिक हैं, आप वहां के नागरिक बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नागरिकता नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे संविधान के विरुद्ध है, लेकिन हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको हिंदुस्तान आने के लिए एक तरीका बताते हैं, एक कार्ड देते हैं, आप वो कार्ड लेके आप हिंदुस्तान में आ सकते हैं।
तो सबसे पहले था PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसमें क्या करना पड़ता था कि आपका जब मर्जी आप हिंदुस्तान आइए, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आपका जिस देश के नागरिक हैं आप वहां का पासपोर्ट आपके पास होगा ही, आप वहां से आइए। लेकिन एक उसमें ड्रॉबैक ये था कि अगर आप हिंदुस्तान में आके 6 महीने व्यतीत कर लिए तो आपको हर 6 महीने के बाद अपनी लोकेशन अपडेट करनी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर 6 महीने बाद आपको अपनी लोकेशन अपडेट करनी होगी। कहाँ पे? एक FRRO ऑफिस होता है, मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहां पे आपको अपनी लोकेशन हर 6 महीने बाद वहां पे आपको अपडेट करनी होगी कि हम यहाँ पे हैं, अभी और इतने दिन रहेंगे ये। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि लोग ये सोचते थे कि मैं यहीं का नागरिक था, वहां चला गया, बस गया, सेटल हो गया, वहां नागरिकता मिल गई, लेकिन अपनापन तो रहता है हिंदुस्तान से। लेकिन ये 6 महीने वाला जो सिस्टम है कि हम बार बार अपडेट करेंगे, उससे थोड़ा कुछ लोग कतराते थे। फिर हुआ क्या, एक 2002 में एक कमेटी बनी। 2002 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनको मालूम होगा कि LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी रिपोर्ट एक बार और आई थी, उसका जिक्र और कहीं है। क्या बता सकते हैं आप कहाँ पे है इनका जिक्र, LM सिंघवी साहब का? LM सिंघवी, कोई रिकॉल कर पा रहा है? गाइस, मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर। तो बताइए, LM सिंघवी नाम सुना आपने, अगर पॉलिटी पढ़ा है तो? काफी फेमस था, इनका नाम है। ठीक है, मैं बताता हूँ। आगे आप जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहां पे LM सिंघवी की रिपोर्ट कंसिडर की गई थी। तो वही LM सिंघवी साहब हैं जिन्होंने 2002 में जब इनकी कमेटी बनी थी तो इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी, और उसी के बेस पे OCI, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए PIO और OCI में। जो मैंने बताया था कि PIO कार्ड वाले जो होते थे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जिनके पास था, उनको 6 महीने बाद अपनी लोकेशन अपडेट करनी पड़ती थी। लेकिन ये प्राविधान OCI कार्ड में खत्म कर दिया गया। जिनको OCI कार्ड दिया गया, अच्छा, OCI कार्ड उन्हीं को दिया ही गया था जो PIO थे, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, उनको ही OCI कार्ड दे दिया गया। और उसमें कहा गया कोई बात नहीं, आप जितना मर्जी रहिए हिंदुस्तान में। कुछ चीजों से उनको वंचित किया गया था, वो डिटेल में आपको बताते हैं। लेकिन आपको जो 6 महीने बाद लोकेशन अपडेट करनी है उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 2015 में, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2015 में PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, खत्म हो गया। ये सिस्टम ही खत्म हो गया। इसको OCI में पूरी तरीके से मर्ज कर दिया गया। मतलब आज के डेट में पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो कुछ है वो सब OCI में है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि आजादी के बाद, आजादी के पहले बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के बहुत देशों में जाके सेटल हो गए। तो क्या इस सारे देश पे लागू होता है? अगर वो पूर्व में भारत के नागरिक रहे या उनके पेरेंट्स भारत के नागरिक, इंडियन सिटीजन रहे हो, क्या वो हिंदुस्तान में OCI कार्ड आसानी से बनवा सकते, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी सिक्योरिटी चेकिंग? द आंसर इज बिल्कुल। लेकिन एक्सेप्शन है 2 कंट्री के लिए, पाकिस्तान। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है। जो आदमी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बस गए हैं उनको OCI कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और जानकारी कि OCI कार्ड मिलने का तरीका क्या है। तो उसमें यही है कि आपको पोर्टल पे कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और
उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सब कुछ चेक करके देखेगी, हाँ क्या पास्ट में आपके पास कोई प्रूफ है कि आप सिटीजन थे कि नहीं है, तो आपको वहां से ओसीआई कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर माइनर चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है, अगर उसके भी पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के थे या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के थे, तो वो भी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई डिटेल में कवर हो गया है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ध्यान समझिएगा कि ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको क्या क्या, उनके पास क्या क्या राइट्स नहीं है। उनके पास वोट देने का राइट नहीं है, ना तो वोट कंटेस्ट करने का राइट है, ना तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है। और वो बिल्कुल यहाँ आके पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नेटवर्क इशू है उसको ठीक करे, बट मेरी बात ध्यान सुने। इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उस पर रिवाइज कर लीजिएगा। और प्लीज नोट डाउन करिए जो मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अपवाद है, उस पर लागू नहीं होगा। और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको हर तरीके की छूट है, आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च करने के लिए, कोई शोध करने के लिए इनको अलग से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। और ये हमारे जो भी बड़े संस्थान हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी वाला जो रैंक है, उसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही आपका बेसिक डिफरेंस है एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई में। अब पीआईओ मर्ज हो गया है कंप्लीटली ओसीआई में, सो आप लोगों को एनआरआई और ओसीआई पे ध्यान देना है। ओके। नाउ कम टू द फंडामेंटल राइट। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं नागरिकता से। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करिए। किस पार्ट में, कौन से भाग में आपका नागरिकता नोट्स हिंदी में? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में अपलोड होगा, थोड़ा वेट करिए। नोट्स बन रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा हिंदी में भी। हाँ, किस पार्ट में नागरिकता मेंशन है हमारे संविधान में? फटाफट आंसर करिए। विभाग में। और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो बताते हैं 1950 तक का कि हमारा, हम नागरिक हैं नहीं है? कौन कौन से आर्टिकल हैं? 5 to 11। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने रिवाइज किया है। इस सेशन के लास्ट में फिर एक दो क्वेश्चन हम इसमें पीपीटी में लास्ट में है, उसको आपसे सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। आर्टिकल 12 से 35। कोई दिक्कत नहीं, आप सुनिए, अभी शुरू हुआ फंडामेंटल राइट। प्लीज आप लोग लेट से ज्वाइन किए, उसमें मेरी क्या गलती है? टाइम तो पहले से बताया गया था, उसके बाद भी हम 10 मिनट वेट किया। सो ये मेरी कोई मिस्टेक नहीं। प्लीज अगर इस तरह कमेंट आप करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होती है। जब से ज्वाइन हुए तब से सुनिए, कोई इशू नहीं है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, किस भाग में है? भाग 3 में है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर है? 12 से 35। किस किस आर्टिकल? हाँ, 12 से 35। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे संविधान में डाला, वो किसको देख के इंस्पिरेशन, कहाँ से इंस्पिरेशन है, किस देश से लिया गया? इसका आंसर है यूएसए, अमेरिका से। अगर मैं आपसे पूछूं कि नागरिकता नागरिकता किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया नागरिकता, तो आप बता पाएंगे? सिटीजनशिप किस देश से लिया गया है? जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है अपना हमारे संविधान में। सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में लिया गया ब्रिटेन से, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट यूएसए में एक बिल ऑफ राइट्स है,
जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है, तो उसके ही बेस पे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज में बन जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को। एक्चुअली मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है अधिकार, और सबसे पहले ये दिया गया था लंदन के इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉर्ज ने सबसे पहले अपने नागरिकों को, वहां के नागरिकों को कुछ राइट्स दिए थे, तो उसको मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी नागरिकों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, इसीलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है। हमने कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ लिखे हैं और आगे मेंस लिख दिया है कि मेंस में कभी भी अगर आपको पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताइए, से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप ये 4-5 पॉइंट आराम से डिस्क्राइब करके डाल सकते हैं। तो हमने नोट्स भी ऐसे तैयार किए हैं कि आपको पॉइंटर फॉर्मेट में, बुलेट फॉर्म्स में आपको पॉइंट्स मिल जाए। जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जस्टिशिएबल है, ये गारंटीड टू ऑल, सेलेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये आपको डिटेल में भी आपको बताते हैं कि ये जस्टिशिएबल है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्लियर हो गया, एक कंफर्म हो गया। और उसमें मैंने ये बताया था कि जो एलियंस हैं, जो विदेश बाहर दूसरे देश से आए हैं, उनको भी कुछ हमारे यहाँ राइट्स मिलते हैं। उसमें 2 तरह के एलियंस होते हैं, फ्रेंडली एलियंस, मित्र एलियन और शत्रु एलियन। तो और इंडियन सिटीजन के पास तो फंडामेंटल राइट है ही है, वो सब डिटेल में आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हम एलियंस को भी देते हैं, सिटीजन के अलावा भी। ठीक है, तो इसमें देखिए हाईलाइट क्या हुआ, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अलाउड है। एलियंस को ये आर्टिकल्स, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको फ्रेंडली एलियंस को मिलते हैं और एनिमी एलियंस के लिए वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद कुछ न कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जरूरत के हिसाब से भी। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा हो तो इमरजेंसी का जब प्रोविजन आता है, जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल जब लगती है, खास करके नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो ये जो आर्टिकल 9 यहाँ हाईलाइट किया हूं ना, ये सस्पेंड कर सकते राष्ट्रपति। तो इसीलिए ये पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ आगे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्शन। जब भी हमारे यहाँ इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकता है राष्ट्रपति, कर सकता है, ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होता है। इसको सस्पेंड के लिए लेटर जारी करना पड़ता है उनको। ठीक है, दिखाना पड़ता है कि किस ग्राउंड पे, किस बेस पे हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। जैसे किसी देश से लड़ाई हो गई है, वॉर में है, या आर्म्ड रिबेलियन, या किसी एक सेक्टर में, किसी एक जगह पे कुछ लोग, कुछ उपद्रवी लोग अपना हथियार लेके विद्रोह कर रहे हो, तो कुछ उस सेक्टर में, उस एक जगह पे, उस एक प्रांत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जा सकती है और उस टाइम में आपका आर्टिकल 9 सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखिएगा कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, जो मौलिक अधिकार है, ये भारतीय सिटीजन को मिला है स्टेट के अगेंस्ट में। स्टेट वर्ड मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि आर्टिकल 12 जो पहला आर्टिकल, उसमें स्टेट को ही डिफाइन किया गया है। तो स्टेट मतलब यहाँ राज्य नहीं है, बस आप मेरी बात समझिए, स्टेट ही डिफाइन हुआ है पूरे आर्टिकल 12 में, उसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन सिटीजन को मिला है अगेंस्ट द स्टेट्स। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार देने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश में, हमारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा,
कि अगर फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, मौलिक अधिकार हमारा नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन जैसे कैदी का जेल में होता है वैसे भी हम भले स्वतंत्र नागरिक होते लेकिन हम जेल की तरह ही अपना जीवन काटते, क्योंकि मेरा कोई अधिकार ना होता, बहुत सारे अधिकार हमारे छीन ले जाते। देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया कि ये फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिक को मिला है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आदमी कोई गलत काम किया, उसके ऊपर कोई केस प्रूफ हुआ, अगर उसको जेल हो गई, तो उसके बहुत सारे राइट हटा दिए जाते हैं। तो ये परमानेंट हमेशा या एब्सोल्यूट राइट कभी नहीं हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पे कहीं कहीं किसी किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, ये जो फंडामेंटल राइट है या जो मौलिक अधिकार है, ये किस टाइप का अधिकार है, जो हमारे देश के नागरिकों को मिलता है, किस टाइप का अधिकार है? इसका सबसे सही उत्तर है कि हम लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, हम लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको सिक्योर करता है। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब कि जो हमारा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है कि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, भारत मतलब हमारा संविधान जैसे बोलते हैं ना, हमारा देश नागरिकों के द्वारा चुना जाएगा, हमारे देश का नागरिक ही इस देश का हेड बनेगा। तो वो चीज जो है फंडामेंटल राइट इंश्योर करती है कि आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम इंश्योर्ड है। इसको ध्यान रखिएगा। और दो तरह फ्रीडम होती है, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम। नहीं सर, मीन्स सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम ये आपका डीपीएसपी द्वारा, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आगे आप पढ़ेंगे भाग 4 में, उसमें इंश्योर किया जाता है। फंडामेंटल राइट आपका पॉलिटिकल फ्रीडम इंश्योर करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम आपका इंश्योर करता है। ठीक है। अब कौन मैसेज कर रहा है भाई? प्लीज कुछ डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। प्रीवियस क्लास कैसे मिलेगी सर? नहीं, व्हाट्सएप पे प्लीज क्लास डिस्टर्ब ना करें। कुछ अगर आपको वाकई में जेन्युइन डाउट हो तो आप बोल सकते हैं माइक पे। इस तरह से मैसेज करते हैं तो डिस्टर्ब होता है, तो उसमें कुछ जो जरूरी क्वेश्चन हम ले नहीं पाते हैं। कुछ भी आपको क्लास के रिगार्डिंग समस्या है, प्रीवियस क्लास नोट्स, आप क्लास के बाद हमसे बात कर सकते हैं। इन बिटवीन आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें। कोई लेट ज्वाइन हुआ है, किसी का नेटवर्क इशू है, तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक सजेशन आप लोगों के लिए, और जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है। ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मूल अधिकार है, अब सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब जो बॉडीज है, अब जैसे पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून में और संविधान में संशोधन करना। तो क्या ये फंडामेंटल राइट को भी संशोधित कर सकती है अगर उसकी पावर है तो द आंसर इज कि नहीं, फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती है। इसमें भी कुछ अपवाद है, वो आगे हम जब डिटेल में बात करेंगे, केशवानंद भारती केस तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप समझो कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है कि जब इमरजेंसी आ जाती है, नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल आती है, तो क्या सारे फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो जाता है? तो उसका उत्तर है नहीं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी आने पे भी नहीं खत्म होंगे। ठीक है। ये सब कुछ बेसिक फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है। ठीक है। अब प्रश्न है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? तो एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से थे। ठीक है। अभी वो संवैधानिक अधिकार हो गया। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से हैं? अंग्रेजी वाले पहले सुन लें। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार, दोनों में मैं बोल रहा हूं, मैं अपना समझ लीजिएगा।
राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, स्वतंत्रता का अधिकार, ओके। फिर आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपका आर्टिकल 29-30। और लास्ट में आपका एक आर्टिकल है 32 जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 राइट्स हैं, इसको हमारे जहन में होने चाहिए, याद होने चाहिए कौन कौन से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और किस किस आर्टिकल में है। चलिए शुरू करते हैं हम। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार दिया हुआ है। मैं पहला प्रश्न पूछता हूं आपसे कि कितने आर्टिकल है समानता के अधिकार के लिए, कितने आर्टिकल हैं? प्लीज आंसर करिए फटाफट। हमारे संविधान में, 5। नहीं मेरी बात समझिए, समानता का अधिकार बोल रहा हूँ सिर्फ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के लिए सिर्फ कितने आर्टिकल हमारे संविधान में? 14 से 18। नंबर पूछ रहा हूँ, नंबर। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ। 5। सर 5। पक्का? ठीक है ठीक है। नहीं कुछ लोग 4 बोलते हैं, मुझे लग रहा था क्योंकि 14 से 18 4 गिनती है, लेकिन 14 को भी इंक्लूड करेंगे। तो आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से अधिकार में, मौलिक अधिकार में कितने कितने आर्टिकल हैं। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार में आपका 5 है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार में आपका 19 से 22 है, 4 है मतलब। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अब आइए, जो क्लास के सेशन के पहले एक बच्चे ने पूछा था कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, या एलियंस को नहीं मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ डिटेल में स्लाइड है, आपको मैं कवर करा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। ये तो लगभग सबको याद हो चुका होगा, इतनी बार पढ़ा दिया गया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक के पास है, विदेशियों के पास ये अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, अब बाकी ये जो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इसको याद कर लीजिएगा। 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये आपके फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, इंडियन सिटीजन को तो मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट्स आपके जो फॉरेन या एलियंस आप जिनको बोल सकते हैं उनको मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो मित्र एलियंस हैं उन्हीं को मिलेगा। आपके जो एनिमी एलियंस हैं उनके लिए आर्टिकल 22 का प्रोहिबिशन है, आर्टिकल 22 का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो एनिमी एलियंस और फ्रेंड्स एलियंस होते हैं, फ्रेंड एलियंस, ये होते फॉरेनर्स हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं होते, बाहर से आए होते हैं, वीजा लेके आए होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ऐसा नहीं है। अदरवाइज इलीगल माइग्रेंट्स हो जाएंगे अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, वीजा नहीं होगा, या बाय फ्रॉड आए होंगे, तब तो वो फिर कुछ नहीं कहलाएंगे, वो सीधे इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे और उनके ऊपर फिर अलग तरीके का उनके ऊपर अलग तरीके के केसेस चलेंगे। अगर वो प्रॉपर चैनल से आए हैं, वीजा और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, तो उनको एज अ एलियंस ट्रीट किया जाएगा। और अगर उस देश से, जिस देश से वो लोग आए हैं, अगर उस देश से हमारे देश के संबंध मधुर हैं, तो ऐसे नागरिकों को, ऐसे लोगों को फ्रेंडली एलियंस बोला जाएगा। और अगर हमारा देश उस देश से वॉर में है, लड़ाई में है, जंग में है, तो ऐसे देश के नागरिकों को एनिमी एलियंस बोला जाएगा।
और उन नागरिकों को जो एनिमी एलियंस हैं, जो शत्रु एलियंस हैं, उनको आर्टिकल 22 का अधिकार नहीं मिलेगा। बाकी और आर्टिकल का अधिकार, बाकी और फंडामेंटल राइट जो 14, 20, 21 से 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब मिलेंगे, लेकिन उनको आर्टिकल 22 से वंचित किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक नाउ जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा उनका। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट का, जो 12 से 35 हमने बताया है, तो उसमें सबसे पहला जो आर्टिकल 12 है वो, अभी तक हमने आपको 2-3 बार स्टेट 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 बोला है, और बात बोला भी है कि आप स्टेट को राज्य मत समझिए, जबकि स्टेट की हिंदी मीनिंग राज्य ही होती है, लेकिन यहाँ स्टेट को आप राज्य मत समझिए। बाकायदे स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। ठीक है, एक सेकंड। आर्टिकल 12 में बाकायदे स्टेट को डिफाइन किया गया है। अब क्या है ये, इसको समझते हैं ध्यान से। आर्टिकल 12, और अगर आप जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां आर्टिकल 36 में भी स्टेट को डिफाइन किया गया है। वहां भी स्टेट की डिफिनेशन है, 12 में भी है, लेकिन वो जो डिफिनेशन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी के लिए लागू है, और ये जो आर्टिकल 12 का स्टेट का डिफिनेशन है ये आपका फंडामेंटल राइट के बारे में है। ठीक है, अब समझते हैं कि स्टेट किसको कहते हैं, क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमको मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट में, कि हमारे खिलाफ कोई भी सत्ता, कोई भी कानून, कोई भी सरकार वो हमारे ऊपर अपने मर्जी से शासन न चला सके, हुकूमत न चला सके, हमको एज ए बंदी न ट्रीट कर सके, और क्या बोल सकते हैं आप कि डिक्टेटरशिप वाला ना हो पाए हमारे देश में। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में हम लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को, बहुत सारे बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, और जिसको अमेंड करने की ताकत छीन ली गई है पार्लियामेंट से। तो उसमें आपका, मैं क्या बोला कि स्टेट के अगेंस्ट में हमको राइट्स मिला है, तो स्टेट में क्या क्या आता है वो आपका आर्टिकल 12 बताता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज, चाहे पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, कोई ट्रस्ट, और कई सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थान लाइक ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, ये सब स्टेट में आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, मतलब अगर हम जनरल बात करें तो राष्ट्रपति से लेके जो हमारा ग्राम प्रधान होता है, जो सरपंच होता है, वो सब आपको स्टेट की डेफिनेशन में आर्टिकल 12 में कवर मिलेंगे। ठीक है, अब एक दो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको आप ध्यान समझिए, क्योंकि ये जो स्टेट का डेफिनेशन है एक दिन में नहीं इसमें ऐड हुए चीजें, इसमें समय लगा। शुरुआत में यही था कि स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये सब जो भी है यही स्टेट में आएंगे, लेकिन जो बाद में आपको कुछ नाम दिख रहा है, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इनको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट द्वारा ऐड किया गया है, तब जाके हमारा ये स्टेट की डेफिनेशन कवर पूरी हुई है। ठीक है, अब आप चाहो तो नोट कर लो, पेन पेपर लेके आप लोग कुछ नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ ये आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जब ये सब चीज लिखेंगे तो शायद आपको अदर कंटेस्टेंट से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक केस था सुखदेव वर्सेस भगत राम, ये याद करने में भी आसान होगा क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों बहुत, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आजादी में। तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था सुखदेव वर्सेस भगत राम। उस केस में ये आर्टिकल 12 को लेकर केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब जो एजेंसीज हैं, जो पीएसयूज हैं, या जिनमें गवर्नमेंट की टोटल शेयर नहीं है, पार्शियल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। तो कब आई है? एक आपका जजमेंट था सुखदेव वर्सेस भगत राम। दूसरा एक केस था AR एंग्ले वर्सेस RS नायक। अगर आप लोग लिख रहे हो तो अच्छी बात है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, AR एंग्ले वर्सेस RS नायक।
AR एंगले वर्सेस RS नायक। ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, अगर आप अपने आंसर में ये सब मेंशन करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा ज्यादा मार्क्स मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट। इसीलिए हम थोड़ा इस पे वर्कआउट किए हैं कि आप लोगों को ये सब भी नोट करा दें, किस किस कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से वर्डिक्ट से ये सब चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, ये सब चीजें इसमें ऐड हुई हैं। तो आपका AR एंगले वर्सेस RS नायक का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें 7 जजेस की जो पीठ थी, उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था। पहला जजमेंट था कि जब, ध्यान सुनिए मेरी बात, कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा डायरेक्शन, कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। किस केस में था? AR एंगले वर्सेस RS नायक केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कोई भी कोर्ट ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं पास कर सकती, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है किसी इंडियन सिटीजन, किसी भी सिटीजन को, जो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट करे। अब दूसरा, ये भी प्रश्न आपसे उठता है, मैं ही आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति से लेके एक सरपंच तक, ग्राम प्रधान तक सब स्टेट में आते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे दोबारा है कि क्या जुडिशियरी स्टेट का पार्ट है? UPSC का सवाल है, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या जुडिशियरी स्टेट का पार्ट है? तो वो उसका भी उत्तर, उस चीज का भी उत्तर AR एंगले वर्सेस RS नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया था कि जुडिशियरी जब, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब नॉन जुडिशियल फंक्शंस करती है, जैसे किसी का रजिस्ट्री कराना, कोई आपका मैरिटल रजिस्ट्री होती है, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, ये भी तो कोर्ट ही करता है ना। तो जब नॉन जुडिशियल फंक्शंस करती है उस टाइम वो स्टेट के अंडर में आएगी। जब जुडिशियरी, जब कोर्ट्स नॉन जुडिशियल फंक्शंस करती है तो उस टाइम वो स्टेट के अंडर में आएगी, और जब जुडिशियल फंक्शंस करती है तब वो स्टेट के बाहर रहेगी, तब वो स्टेट के अंडर में नहीं आएगी, तब वो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें नहीं आएगी। मेरी बात नोट कर लीजिए कि जुडिशियरी या कोर्ट जब जुडिशियल फंक्शंस करती है तो वो स्टेट के डेफिनेशन में या स्टेट के रूप में नहीं कंसिडर की जाएगी, और वही कोर्ट जब नॉन जुडिशियल फंक्शंस करेगी तो उस टाइम वो स्टेट का स्टेट के उसमें आएगी। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अवरोध है, वो आपका स्टेट्स पे ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का या जो भी जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको भी मैंने बता दिया कि कब कब वो स्टेट के अंडर में आएंगे और कब कब स्टेट से बाहर रहेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? यस सर। चलिए आप लोग बताइए सर कि एक बार कोई और भी रिपीट कोर्ट, कर दीजिए सर। 20 बार तो सर किया भाई, रिपीट इसका कर मतलब आप दीजिए। फोकस नहीं कर रहे हैं। सर लिख क्या रहे हैं, रिपीट थोड़ा करना है रिपीट बताइए। कर दीजिए। अच्छा अच्छा, कहाँ से? ये अपना सुप्रीम कोर्ट वाला, कोर्ट का जुडिशरी वाला? जी सर, जुडिशियरी जब जुडिशियल फंक्शन करती है तो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। वेरी गुड, हाँ, जब नहीं करती है तो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। थोड़ा शॉर्ट में लिख लो ना यार, शॉर्ट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आ चुका है एग्जाम में और भविष्य में आ भी सकता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें, ये तो बुक का है जो आपके सामने लिखा हुआ है, उसके अलावा भी चीजें आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मालूम पड़ती है कि कौन कौन सी चीजें है कि नहीं। इसमें देखिए 3-4 लाइन और लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवन अ प्राइवेट बॉडी or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12। प्राइवेट संस्थान भी आपके आर्टिकल 12 स्टेट के अंडर में आते हैं। ठीक है, अगर वो एक व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर वो अपना जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनको भी एज अ स्टेट काउंट किया जाता है। तो सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग, हमारे कोर्ट्स और ये PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और प्राइवेट एंटिटीज सब आपके स्टेट में आएंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, अब भूलेगा भी नहीं। अब आइए आर्टिकल 13।
लिख लिया आप लोग? सर Yes, sir. अच्छा, अगर आप लोग एक काम और करो, आर्टिकल 12 में एक और जजमेंट लिख लो, ये और अच्छा रहेगा आपके लिए। दो तो आप लोग लिख ही लिए, तीसरा एक लिख लीजिए। ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो भी एंटिटीज, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थान, जो भी कंपनी गवर्नमेंट के अंदर में है वो स्टेट का पार्ट होंगी, या ऐसी कंपनी जिनका शेयर, जिनका जैसे शेयर समझते हो ना, कंपनी का शेयर लोग खरीदते हैं, तो ऐसी कंपनी, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका शेयर गवर्नमेंट के पास हो, अधिकतम शेयर या शेयर कैपिटल बोल सकते हो, गवर्नमेंट के पास हो, वो भी आपका स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। ये कब क्लियर हुआ था? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जो पब्लिक के लिए काम करती हो, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ये सब कुछ डिसाइड हुआ था ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट के केस में। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में एक वर्ड है लॉ। आर्टिकल 12 में जैसे स्टेट था, वैसे ही आर्टिकल 13 में एक वर्ड है लॉ, कानून। अब जिस तरह से मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया, वैसे कानून है कि आर्टिकल 13 ये इंश्योर करता है कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कानून, चाहे सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या कोई ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जो राष्ट्रपति या गवर्नर पास करता है, या कोई नॉन जुडिशियल बॉडी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसा कोई भी संस्थान, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ नहीं पास कर सकता जिससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार वायलेट हो, किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो। अगर होता है तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस लॉ को, उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है, खारिज कर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कोई कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ऐसा कोई अध्यादेश, ऐसा कोई नोटिफिकेशन, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी से हो, आपके चाहे लेजिस्लेटिव बॉडी से हो, या किसी इंस्टीट्यूशन से हो, ऐसे कानून अगर बने हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि थ्रू जुडिशियल रिव्यू आप उस कानून को नल एंड वॉइड करार सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में है। इवन संविधान बनने के पहले, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अगर संविधान बनने के पहले भी अगर कोई नियम कानून हमारे अस्तित्व में है या भी उसका असर है, तो उनको भी नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 जो है ये आपको जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो जुडिशियल रिव्यू कहां से निकलती है? आर्टिकल 13 का पावर यूज करती है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, जैसे आपको आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है कि भाई वो संविधान में संशोधन कर सकता है, क्योंकि देश में बहुत तरीके की समस्याएं हैं। तो क्या फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं समय समय से? क्योंकि अभी हमने बताया कुछ फीचर्स, ये समय समय पे इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, या किसी से कोई एक, जैसे अभी धारा 144 लग गई, चुनाव आता है तो भी हमारे फंडामेंटल कि हम एकत्र होकर अपना बात नहीं रख सकते हैं, हम कोई सभा नहीं कर सकते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हमारे ऊपर लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है कि जरूरत पड़ने पे इसमें
रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे अगर देश हित में कुछ होता है तो। अब समस्या क्या आई कि क्या परमानेंट हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस कानून को बदल सकते हैं या इस फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकते हैं अमेंडमेंट करके। तो एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था केशवानंद भारती केस 1973 का, उसको ध्यान सुनिएगा। केशवानंद भारती केस 1973 का जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर का उन्होंने एक शब्द दिया था कि हमारा संविधान, पूरे संविधान के लिए था, हमारा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सिद्धांत है, वो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम कोई भी अमेंडमेंट करें, हम मतलब पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका वायलेट नहीं होना चाहिए। अब समस्या ये कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जैसे अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को ले चले प्रियम्बल में, अगर रिलीजन पर्सपेक्टिव से अगर आप लोगों से हम कुछ चीज साझा करना चाहें, जैसे हमारे पूर्वज या और पुराने लोग जो पूजा पद्धति थी उसमें किस तरीके से लोग पूजा करते थे, कितना लोग चीजों को मानते थे कि आज के दिन इस दिशा में नहीं आना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, अगर सुबह ये मिल गया तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बहुत सारी उनके नरेटिव्स थे जो आज के टाइम भी पूजा पद्धति है लेकिन काफी बदल गई है, काफी उसका सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था क्या वो डाइल्यूट हुआ? वो डाइल्यूट नहीं होना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जो भी है ऊपर वाला, वो तो मेन है, उनको तो हम डिस्टर्ब नहीं किए, हम ना ही हमारी आस्था, हम तो उनको अभी भी मानते हैं, लेकिन हमारा जो उनको पूजने का, उनको वर्शिप करने का जो तरीका था उसमें काफी कुछ परिवर्तन आ गया। तो उसी कॉन्सेप्ट में अगर हम ये देखें कि जो संविधान की जब रचना हुई थी, जो संविधान बना था, तो हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है जिसपे हमारा संविधान आपका प्रियम्बल में जो मेंशन है कि हमारा देश का नेचर क्या है, हमारे देश का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन करिए, बिल्कुल हुआ भी है, मोर देन 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते, आप डिस्टर्ब नहीं कर संविधान के। अब समस्या ये है इसको कौन चेक करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ है कि नहीं। तो उसमें भी एक चर्चा थी कि कानून पार्लियामेंट बनाए, अपने हिसाब से संशोधन करे, उसके बाद आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि आप जुडिशियल रिव्यू के तहत आप उस कानून को स्क्रीनिंग कर लीजिए, उसको पूरा जांच पड़ताल लीजिए, और अब सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो चेक कर ले कि क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं, क्या हमारे संविधान की आत्मा या हमारे संविधान का जो मूलभूत, हमारे देश का जो मूल सिद्धांत है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो गए संविधान संशोधन से। उसके बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट आई है क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे आपका सेक्युलरिज्म हुआ, सोवरेन हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, ये सब आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वो लिस्ट आपको हम नेक्स्ट सेशन में पूरा शेयर कर देंगे, और वो काफी बड़ी लिस्ट है। और ये 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड मेंशन है संविधान में कि नहीं है। अब आप लोगों ने क्या बताया, ओरिजिनल संविधान एक वर्ड था, ओरिजिनल संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या वर्ड मेंशन है कि नहीं है। ओरिजिनल संविधान में क्या, केशवानंद भारती केस 1973 में ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द क्वाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बोला गया है कि आप ध्यान से सुनिए। आपका अभी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 डिटेल में क्लियर हो गया, आई थिंक हो गया ना क्लियर। गाइस प्लीज रिस्पॉन्स करिए। सर ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है, इसका आप लोग जरा उत्तर कर दीजिए, चाहे चैट बॉक्स में चाहे वॉइस में, हमें कोई इशू नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। जो हमने बताया था आपको आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, उसमें निम्नलिखित में से किसको पावर है कि सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में, राइट ऑफ सिटीजनशिप में फेरबदल करने का। पहला ऑप्शन है यूनियन कैबिनेट, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चौथा है लॉ कमीशन।
Five. वेरी गुड, उसका करेक्ट आंसर आपका बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए, ये मैच द कॉलम है। हो गया, ठीक है, हाँ बी हो गया। अब इसमें देखो, इधर ए बी सी डी और इधर 1 2 3 4 5, हमने 5 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन क्या 5 ये दे दिया आपका, लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में 4 है। अब इसको पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। पहला क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो हिंदुस्तान आए हैं माइग्रेट होके पाकिस्तान से, उनको, ये सब 1950 के पहले की बात है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आर्टिकल 5, 7, 6, 8, 9। जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं, ओ सॉरी, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, उनके लिए कौन सा आर्टिकल है। और दूसरा क्या है, पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर कर ले रहा है, तो उसके संदर्भ में किस आर्टिकल में मेंशन है। तीसरा है सिटीजनशिप, जब हमारा कानून, जब हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो उस समय सिटीजनशिप के लिए कौन सा आपका आर्टिकल है। और राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। और कुछ लोग ऐसे हैं जो, अच्छा आंसर शुरू कर दिया आप लोग, जो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। एक मिनट, ये चौथा। सर डी वाला। और कोई, The first का Article 6, second का Article 9, third का Article 5 and fourth का Article 7. ठीक है, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ऐसे ही अटेंशन, ऐसे ही अटेंटिव आप लोग रहिए क्लास में, आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जस्ट बोल सकते हैं कि आपका एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कवर हो गया, और फंडामेंटल का आज बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में 2-3 चीज याद कर लीजिए कि आपका जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको इंटैक्ट करता, उसको सिक्योर करना फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम। और सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम आपका डीपीएसपी के थ्रू होता है। और एलियंस और हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनमें कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स उनको हमको मिले हैं, कौन कौन सा फ्रेंडली एलियंस को मिले हैं, कौन कौन सा एनिमी एलियंस को मिले हैं। और बेसिक फंडामेंटल राइट जो हमारे 6 हैं, वो कौन कौन से हैं, किस किस आर्टिकल में कवर होते हैं। और आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 को हमने डिटेल में एलेबोरेटली डिस्कस किया। सो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास के टाइम पे आप रहिए, बल्कि बिफोर आ जाइए 2-4-5 मिनट। सबका टाइम सेट होता है, हर आदमी के पास अलग अलग काम होता है। इस क्लास का टाइम 9:15 है, बहुत लेट करेंगे, 2-3 मिनट और लेट कर सकते हैं बस। आप सभी लोग जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, टाइम पे आइए, क्लास में पूरा फोकस करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक एक चीज आपको ढंग से और अलग तरीके से, जैसे भी मैंने आपको 2-3 केस सुप्रीम कोर्ट के लिखवाए, कि शायद आपको जनरली बुक में नहीं मिलेंगी, और मिलेंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सब आप जो अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे ना, तो आपको काफी कुछ अलग से आपको लगेगा, हाँ मेरा आंसर यूनिक है। ऐसे ही हम कुछ पॉइंटर ऐड करते हैं, कुछ चीजें बुलेट फॉर्म में अपना पीपीटी में डालते हैं। तो आप लोग टाइम पे आइए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको 100% फायदा होगा। यहाँ पे जो भी फैकल्टीज पढ़ाती हैं वो सब अपना बेस्ट देती हैं। तो आप लोग प्लीज रेगुलर रहिए, अटेंटिव रहिए, और इन बिटवीन सेशन में डिस्टर्ब मत करिए। अगर कुछ डाउट है, जेन्युइन डाउट है, या कुछ छूट रहा है, तो आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं। बाकी नेटवर्क इशू है, लेट ज्वाइन हुए, ये सब चीजें क्लास डिस्टर्ब करती है। सेशन के बाद सबको टाइम मिलता है, आप अपनी क्वेरीज बताइए। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, वहां पे क्वेश्चंस डालिए, अगर आपको डाउट होता है तो पूरा प्रयास किया जाएगा आप सभी का उत्तर करने का। ओके गाइस, तो सेशन आज का ये कंक्लूड करते हैं। आई होप कि ये काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक रहा होगा, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। कुछ अगर आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। कल भी क्लास रहेगी पॉलिटी की, मैं भी बोल दे रहा हूँ, सेम टाइम पे रहेगी। हम आगे कवर करेंगे आपको आर्टिकल 14 ऑनवर्ड्स,
ट्राई करेंगे कि आपको कम से कम आर्टिकल 21 तक कल हो जाए, लेकिन डिटेल में कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट याद हो जाता है, ये इसकी चीज की गारंटी है। ठीक है, तो सर क्लास स्टार्ट होने के पहले मैंने बताया था एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी 2 चीजों के लिए आपको संविधान में पढ़नी पड़ेगी। पहला तो अभी आज आपने पढ़ लिया ओसीआई कार्ड के लिए, दूसरा किस चीज के लिए है? पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस, इट वाज गुड सेशन। और किसी को कुछ क्वेरीज, कुछ पूछना है? सर हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर पॉसिबल हो तो इन्हें एक ऐसे मेंस में क्या क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चन इन्हें लिखने के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कल हम एक बढ़िया क्वेश्चन मेंस का आपको मैं दूंगा फंडामेंटल राइट्स पे, और ट्राई करता हूँ कि जो सिटीजनशिप का भी आया हो तो ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर में देखता हूँ, कोई आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग पहले लिस्ट कर लिखने का प्रयास करिए, देखिए क्वेश्चन आता कैसे है। सिर्फ बुक के रीडिंग से, आर्टिकल याद करने से, आर्टिकल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एलेबोरेट करना होगा। जो जो हमने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं वो सब आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैं कल 1-2 क्वेश्चन देता हूँ इनको। ओके गाइज, Okay, sir. थैंक यू, थैंक यू, Okay, थैंक यू sir. वेरी मच।